नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से कविता, जिसका शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस। इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल हो वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी व्याख्या। यहाँ पे दोस्तों कवि ने वर्षा ऋतु का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। तो देखते हैं। पर पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु, पर्वत प्रदेश यानी पर्वतीय प्रदेश में यानी पर्वतीय क्षेत्रों में, परिवर्तित होना यानी बदलना, वेश यानी अपना रूप। कवि यहाँ पर कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है, यानी वर्षा ऋतु जो है शुरू हो गई है। और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के आने से, वर्षा ऋतु के शुरू होने से क्या हो रहा है, प्रकृति जो है पल पल अपना रूप बदल रही है। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में अचानक से कभी तो बारिश हो जाती है और कभी अचानक से धूप खिल जाती है। तो अचानक से बारिश होना और अचानक से कभी एकदम तेज़ धूप का निकलना, तो क्या हो रहा है इससे कि ऐसा लग रहा है कि प्रकृति अपना रूप बदल रही हो, यानी हर पल वो अपने रूप में बदलाव ला रही हो। अब एक साथ इसकी हम प्रसंग और व्याख्या देखते हैं। प्रसंग और व्याख्या किस तरीके से लिखेंगे? प्रसंग हम इस तरीके से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसमें कवि ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या इस तरीके से लिखेंगे हम। कवि कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का आगमन हो गया, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहा है। अर्थात प्रकृति हर पल अपना रूप बदल रही है। कैसे बदल रही है कि कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकल आती है, यानी कभी धूप निकलने से और अचानक कभी बारिश होने से क्या लग रहा है कि प्रकृति अपने रूप में बार बार बदलाव ला रही हो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको व्याख्या अच्छी लग रही होगी, समझ में भी आ रही होगी। अब देखते हैं हम इसकी अगली पंक्तियाँ। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। मेखलाकार यानी करघनी के आकार का जो होता है, यानी एक करघनी होती है जो कमर में पहनने वाला आभूषण होता है, वो इस तरीके से घुमावदार होती है। तो पर्वतीय जो पर्वत होते हैं वो इस तरीके से घुमावदार होते हैं। तो पर्वत के आकार की तुलना यहाँ पे करघनी से की है, यानी पर्वतीय जैसे जो करघनी होती है वो ऐसे घुमावदार होती है, तो वैसे ही पर्वतों का आकार है घुमावदार। सहस्त्र यानी हजारों, दृग सुमन यानी पुष्प रूपी आँखें, दृग यानी आँखें, सुमन यानी पुष्प, पुष्प रूपी आँखें। अवलोक रहा है यानी देख रहा है, निज यानी अपना, महाकार यानी महा प्लस आकार, महाकार यानी बड़ा आकार यानी विशाल आकार, ताल यानी तालाब, दर्पण यानी आईना। तो कवि यहाँ पर कह रहा है कि मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। यहाँ पर कवि ने पहाड़ के आकार की तुलना करघनी, यानी एक करघनी क्या होता है, कमर में पहनने वाला आभूषण होता है, तो पर्वतों के आकार की तुलना करघनी से की है, करघनी के आकार से की है। तो जो पर्वत हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अपने हजारों पुष्प रूपी आँखें फाड़ के अवलोक रहा है बार बार, यानी जो मेखलाकार पर्वत है वो अपनी हजारों पुष्प रूपी आँखें फाड़ कर अपने आकार को देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? नीचे जल में निज महाकार, अपने नीचे यानी नीचे जो उनके जल है, निज महाकार यानी जो नीचे जल है उसमें अपने महान आकार को, यानी अपने विशाल आकार को उसमें देख रहे हैं। अब ये जल कहाँ पर है देखते हैं अगली पंक्तियों में। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। जल कहाँ पे है? जिसके चरणों में पला ताल, यानी जो ताल है यानी तालाब है, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने अपने चरणों में उस तालाब को पाल रखा हो। और जो तालाब है उस पर्वत के लिए किसका काम कर रहा है? दर्पण सा फैला विशाल। और जो तालाब है वो उस पर्वत के लिए यानी पहाड़ों के लिए
एक आईने का काम कर रहा है। जैसे हम आईने में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, आकार देखते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे जो पहाड़ों के नीचे जो तालाब है, पहाड़ उसमें अपना आकार देख रहा है। तो जो तालाब है उन पहाड़ों के लिए किसका काम कर रहा है? आईने का काम कर रहा है। तो इसकी प्रसंग और व्याख्या देखते हैं एक साथ। प्रसंग इस तरीके से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसमें कवि ने पर्वतों का सजीव चित्रण किया है। व्याख्या देखेंगे हम। व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना करघनी यानी कमर में बांधने वाले आभूषण से की है। जैसे करघनी का आकार घुमावदार होता है, वैसे ही पहाड़ों का आकार भी घुमावदार है। तो कवि कहता है कि करघनी के आकार वाले पहाड़ अपनी 1000 पुष्प रूपी आँखें फाड़ फाड़ करके नीचे तालाब के जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं, यानी अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है, वह तालाब पहाड़ के लिए किसका काम कर रहा है? एक विशाल आईने यानी विशाल दर्पण का काम कर रहा है। यानी कवि कहना चाह रहा है यहाँ पे कि जो करघनी के आकार के जो पहाड़ हैं, वो अपनी 1000 पुष्प रूपी आँखें फाड़कर जो नीचे जो तालाब है, उस तालाब में अपने विशाल आकार को वो देख रहे हैं। और वो तालाब कहाँ पे है? ऐसा लग रहा है जैसे उस तालाब को पर्वतों ने यानी पहाड़ों ने अपने चरणों में पाल रखा हो। और जो तालाब है उनके लिए किसका काम कर रहा है? एक आईने का काम कर रहा है, जिसमें वो अपने विशाल आकार को बार बार देख रहे हैं। अगली पंक्तियां देखते हैं। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। गिरि यानी पहाड़, गौरव यानी उनकी गाथा, मद यानी मस्ती में, मोतियों की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। झाग यानी फेन होता है, जो समुद्र में जो फेन उठता है उसको झाग बोला जा रहा है। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उर यानी हृदय, उच्चाकांक्षाओं, उच्चाकांक्षाओं का मतलब है ऊंचा उठने की कामना। नीरव यानी शांत, नभ यानी आकाश, नीरव नभ यानी शांत आकाश। अनिमेष यानी एकटक, चिंता पर यानी चिंता में डूबे हुए। तो कवि यहाँ पर कहना चाह रहा है, यहाँ पर कवि ने झरनों की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कह रहा है कि मोतियों की लड़ियों के समान जो झरने हैं, जैसे सफ़ेद मोती की लड़ियाँ हैं, वे उसी के समान जो झरने हैं यहाँ पर, वो झरझर की आवाज़ करते हुए बह रहे हैं। और जो झरझर की आवाज़ है वो कैसी लग रही है कि मद में नस नस उत्तेजित कर। उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रहे हो? पहाड़ों का गुणगान कर रहे हो। यानी गिरि का गौरव गाकर झरझर, जो मोतियों के लड़ियों के समान जो झरने झर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो पहाड़ों का गुणगान कर रहे हों। और उनकी आवाज़ कैसी है कि वो नस नस में उत्तेजना भर देती है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, और वो झरने कैसे हैं? मोती की लड़ियों के समान। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरवर, यानी जो पहाड़ हैं, पहाड़ों के उर से, उर यानी हृदय, पहाड़ों के हृदय से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरवर, जो वृक्ष हैं, पहाड़ों के हृदय से ऊंचे उठ उठ कर जो अनेकों वृक्ष हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो पहाड़ों से ऊपर जो है यानी ऊंचा उठने की कामना से वो आकाश की तरफ एकटक होकर झांक रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जो शाल के जो वृक्ष हैं वो किसी चिंता में डूबे हुए हैं। यानी जो वृक्ष हैं वहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी चिंता में डूबे हुए हैं। वो एकटक आकाश की तरफ देख रहे हैं, अर्थात वो क्या कर रहे हैं? ऊंचा उठने की कामना कर रहे हैं। तो इससे क्या लग रहा है कि जो वृक्ष हैं वो हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसकी प्रसंग और व्याख्या देखते हैं। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसमें कवि ने झरनों की सुंदरता का वर्णन किया है। व्याख्या है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि मोतियों की लड़ियों के समान जो सुंदर झरने झरझर की आवाज़ करते हुए बह रहे हैं। जो झरने हैं वो मोतियों की लड़ियों के समान लग रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? वो झरझर की आवाज़ करते हुए बह रहे हैं। आपने देखा होगा पर्वतों से जो झरने झरते हैं वो झरझर की आवाज़ करते हैं। ऐसा लग रहा है कि झरझर की आवाज़ से कैसा लग रहा है
कि जैसे कवि कह रहा है कि वो पहाड़ों का गुणगान कर रहे हैं। करतल ध्वनि से नस नस में प्रसन्नता भर देती है। जो उनकी ध्वनि है वो क्या कर रही है, उस ध्वनि से नस नस में उत्साह भर जाता है, यानी प्रसन्नता भर जाती है। और पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर जो अनेकों पेड़ हैं वो ऊंचा उठने की इच्छा लिए एकटक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं मानो वे किसी चिंता में डूबे हुए हों। यानी जो पेड़ हैं, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, वो उन पहाड़ों से भी ऊंचा उठने की कामना कर रहे हैं। ऊंचा उठने की इच्छा से वो आकाश की तरफ एकटक होकर देख रहे हैं। तो वो क्या प्रेरणा दे रहे हैं, यानी वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। वो शांत होकर के उस आकाश की तरफ देख रहे हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि वो किसी चिंता में डूबे हुए हों। यानी कवि कह रहा है कि पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेकों पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए एकटक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं मानो वे किसी चिंता में डूबे हुए हों। अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। अगली पंक्तियां देखते हैं। अगली पंक्ति यानी अंतिम पंक्तियां। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। भूधर यानी पहाड़, पारद के पर यानी पारे के समान, जो धवल यानी पारे के समान धवल या सफ़ेद या चमकीले पंख। रवशेष यानी केवल आवाज़ का रह जाना। रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इंद्रजाल यानी जादूगरी, विचर विचर यानी घूम घूम कर, शाल यानी शाल की वृक्ष हैं, ताल यानी तालाब। तो यहाँ पर कवि कह रहा है, यानी इन पंक्तियों में कवि ने जो बारिश होती है, बारिश के कारण क्या होता है, प्रकृति का रूप जो है बिल्कुल बदल जाता है। तो यहाँ पे उसी बदले हुए रूप को यहाँ पर कवि ने वर्णित किया है। यानी कवि कह रहा है कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा लग रहा है कि मानो पूरे पेड़, यानी मानो जो सारे पेड़ हैं वो कहीं उड़ गए हों। ये पंक्तियाँ दर्शा रही हैं यहाँ पे उड़ गया अचानक भूधर, यानी जो बारिश, तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा लग रहा है कि मानो पहाड़, जो पेड़ हैं वो कहीं उड़ गए हों, अर्थात कहीं गायब हो गए हों, और ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश धरती पर आ गया हो और केवल वहाँ पर जो झरने हैं उनकी आवाज़ ही रह गई है। यानी जो उनकी निर्झर आवाज़ है वो वहाँ पर रह गई है और ऐसा लग रहा है कि धरती पर अंबर जो है टूट पड़ा हो। धस गए धरा में शबे साल, और जो ऊंचे विशाल जो शाल के वृक्ष हैं वो ऐसा लग रहा है कि धरती में धस गए हों। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और धुआं उठ रहा है यानी धुंध हो रही है चारों तरफ, और उस धुंध को देखकर, उस जो धुआं है, उठता हुआ धुएं को देखकर कैसा लग रहा है कि जैसे जल गया ताल, यानी जैसे तालाब जल गया हो, यानी तालाब में आग लग गई हो। यों जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। और ऐसे मौसम में इंद्र क्या कर रहे हैं कि इंद्र भी अपना जलद यानी अपना बादल रूपी विमान लेकर, विचर विचर यानी इधर उधर घूमकर, इंद्र खेलता इंद्रजाल, वो इंद्रजाल यानी जादू का खेल। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में भी इंद्र अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। और भी इसको आसानी से समझने के लिए इसकी हम प्रसंग और व्याख्या देखते हैं। प्रसंग इस तरीके से है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसमें कवि ने बारिश के कारण, यानी बारिश जब होती है तो बारिश के बाद जो प्रकृति का रूप एकदम बदल जाता है, उसी रूप को दर्शाया है। तो इसमें कवि ने बारिश के कारण प्रकृति का बिल्कुल बदला हुआ रूप दर्शाया है। कवि कहता है कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है मानो पेड़ कहीं उड़ गए हों, अर्थात कहीं गायब हो गए हों। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो। वहाँ केवल क्या हो रहा है, वहाँ केवल झरने की आवाज़ ही सुनाई दे रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर जो शाल के पेड़ हैं, वो शाल के पेड़ डरकर धरती के अंदर धंस गए हैं, और चारों ओर धुआं होने के कारण
लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। यानी यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि ऐसे जो बारिश का मौसम है, बारिश के शांत हो जाने से जो प्रकृति का रूप एकदम बदल जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि पेड़ कहीं उड़ गए हों, अर्थात गायब हो गए हों, और पूरा आकाश धरती पर टूट पड़ा हो, और इस मौसम में केवल झरने की आवाज़ ही सुनाई दे रही है। शांत एकदम वातावरण में सिर्फ झरने की आवाज़ सुनाई दे रही है। और प्रकृति के इस भयानक रूप को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो शाल के वृक्ष हैं वो धरती में धंस गए हों, और जो धुआं उठ रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे तालाब में आग लग गई हो। आग के लगने से धुआं उठ रहा है, धुंध हो रही है। और इसी मौसम में जो इंद्र है वो बादल रूपी विमान लेकर, जलद यानी बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करती हूँ आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आपको व्याख्या अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल भी होगी और आपको व्याख्या समझ में भी आई हुई होगी। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में, उसमें भी हम बिल्कुल सरलता से ऐसे ही व्याख्या को समझने वाले हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, बाय बाय।